हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। तो ये फ्लूइड मैकेनिक्स का हमारा पहला लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है एंड फ्लूइड मैकेनिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, मीन्स उसके सिग्निफिकेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड इसी तरीके से हम फ्लूइड मैकेनिक्स के ऑलमोस्ट सारे ही टॉपिक्स कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो अभी पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ फ्लूइड एंड देन व्हाट इज़ मैकेनिक्स, एंड उसके बेसिस पर हम डिफाइन करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स को। ओके, सो फ्लूइड क्या है? तो हमें पता है कि देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, जैसे सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। ओके, सो सॉलिड्स इस फ्लूइड्स की कैटेगरी में नहीं आता। सो बचे हुए ऑल गैसेस एंड लिक्विड्स आर फ्लूइड्स। ओके, एक 4th स्टेट भी कंसिडर की गई है बाद में जिसे बोलते हैं प्लाज्मा। दिस इज अ 4th स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा एक्चुअली क्या है? प्लाज्मा एक गैसेस का ही फॉर्म है, लेकिन गैसेस को जब हम हीट करते एट वेरी हाई टेम्परेचर तो गैसेस आयोनाइज्ड हो जाते हैं। तो वो आयोनाइज्ड गैसेस की कैटेगरी सेपरेट कंसिडर की गई है जिसे बोला गया है प्लाज्मा। सो यू कैन आइदर राइट, इवन इफ यू आर राइटिंग, अगर ऐसे भी लिख रहे हो कि ऑल गैसेस एंड लिक्विड्स आर फ्लूइड्स, देन ऑल्सो इट इज करेक्ट। और यू कैन राइट ऑल गैसेस एंड लिक्विड्स, ऑल गैसेस, लिक्विड्स एंड प्लाज्मा आर फ्लूइड्स। ओके, सो इसे फ्लूइड्स की कैटेगरी में, इन गैसेस एंड लिक्विड्स को फ्लूइड्स की कैटेगरी में क्यों इंक्लूड किया गया है? बिकॉज ऑफ इट्स फ्यू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। वैसे तो इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है जो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करने वाले, लेकिन 2-3 ऐसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है उसके बेसिस पर आप फ्लूइड को डिफाइन कर सकते हैं। ओके, सो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि गैसेस एंड लिक्विड्स इजीली फ्लो होते हैं। ओके, सो हाउ यू कैन डिफाइन फ्लूइड? एवरीथिंग दैट कैन फ्लो इज अ फ्लूइड। जैसे ये सॉलिड है, ये मैं हाथ पर रख रहा हूँ तो ये फ्लो नहीं होगा। ओके, इसलिए इसे इस कैटेगरी में, फ्लूइड की कैटेगरी में कंसिडर नहीं किया गया। लेकिन अगर मैं इसके हाथ के ऊपर पानी डाल रहा हूँ तो ऑब्वियसली वो स्प्रेड हो जाएगा। मीन्स दिस कैन इजीली फ्लो, इवन एयर, गैसेस, एनी गैस। ये एक प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी एक प्रॉपर्टी है, जैसे मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि मैंने हाथ के ऊपर कोई ऑयल डाला हुआ है एंड उस ऑयल को अगर मैं प्रेस कर रहा हूँ तो ये ऑयल क्या हो जाएगा? स्प्रेड हो जाएगा। ओके, उसे बोलते हैं डिफॉर्म। और सेकेंड एग्जांपल है, अगर बलून में आपने एयर भरी हुई है और उस बलून को अगर ऐसे प्रेस कर रहा हो तो बलून का शेप चेंज हो जाएगा। मीन्स उसमें जो एयर है वो एयर क्या हो जाएगी? डिफॉर्म हो जाएगी। ओके, सो डिफॉर्म होने के लिए मुझे फोर्स अप्लाई करना जरूरी है। सो दैट इज हाउ यू कैन डिफाइन द फ्लूइड इन अनदर वे। ये सेकेंड डेफिनेशन फ्लूइड की हो सकती है। क्या है वो? इट इज अ मटेरियल दैट कैन डिफॉर्म with the application of force. Okay, but which force? It is a shear force, no matter how small it is. Okay, small, अगर obviously consider करो वाटर में अगर थोड़ा भी फोर्स आप लगा रहे हो तो obviously वो डिफॉर्म हो जाएगा। मीन्स अगर shear फोर्स बहुत कम भी हुआ तो भी ये डिफॉर्म इजीली, गैसेस एंड लिक्विड्स इजीली डिफॉर्म हो जाते हैं। शेयर फोर्स में आपको डिटेल में जाना नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक कंसेप्ट समझ में आनी चाहिए, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं शेयर फोर्स की कंसेप्ट समझने के लिए। एक बटर का ब्लॉक है जो बॉटम से फिक्स है, ये फिक्स सपोर्ट है। ऑब्वियसली ये कुछ लेयर से बना होगा, मल्टीपल लेयर से। अगर इसे आप यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो ये हुआ टेंजेंशियल फोर्स। मीन्स इसकी मूवमेंट को ये सपोर्ट क्या करेगा? रेजिस्ट करेगा। तो सपोर्ट क्या करेगा? इसे मूव होने नहीं देगा। तो इस डायरेक्शन में जब ये फोर्स राइट की तरफ जा रहा है तो ये ट्राई करेगा कि लेफ्ट की तरफ ही रखने के लिए। ओके, सो इसे एक्चुअली बोला जाता है शेयर फोर्स। मीन्स एक फोर्स ऐसे अप्लाई हो रहा है, एक फोर्स इस तरीके से अप्लाई हो रहा है, उसका मतलब है शेयरिंग हो रहा है। ओके, कुछ शेयर करने की, कुछ हम क्या कर रहे हैं? लेयर ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस शेयर फोर्स के एप्लीकेशन से क्या होगा कि ये ऊपर वाला जो लेयर है वो राइट की तरफ मूव हो जाएगा। ये फोर्स है। अभी इसमें क्या हो रहा है कि एक लेयर, जो ऊपर वाला लेयर है, वो सबसे फास्ट मूव हो रहा है। नीचे वाला लेयर यहाँ से कुछ रेजिस्टेंस मिल रहा है, उसकी वजह से वो क्या कर रहा है? इसकी मूवमेंट को, इस ब्लॉक 1 की मूवमेंट को रेजिस्ट कर रहा है। फिर भी वो रेजिस्टेंस इतना नहीं है कि उसे रोक पाए, तो इसीलिए ये भी उसके साथ मूव हो रहा है, लेकिन उसके कंपैरिजन में कम मूव हो रहा है। सो ये सेकंड लेयर हो गया।
थर्ड लेयर उसके कंपैरिजन में और भी कम मूव हो जाएगा, ओके। और बेसमेंट का लेयर थोड़ा सा मूव हो जाएगा या होगा भी नहीं, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस इस फोर्स को ज़्यादा है, ओके। तो ये एक्चुअली क्या एक फेनोमेना है जो समझना है आपको, और ये फेनोमेना हम अप्लाई करेंगे हमारे फ्लूइड के केस में, ओके। एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें क्या है, कंसिडर करो कि एक टैंक में बहुत सारा पानी भरा हुआ, उसके ऊपर मैंने एक वुडन प्लेट रखी हुई है और वुडन प्लेट के ऊपर हाथ रख के मैं मूवमेंट कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली ये तो है तो पानी, लेकिन फिर भी पानी H2O मॉलिक्यूल से बना होता है। सो ये लेयर्स है, ये इजीली ये दिखते नहीं है लेकिन ये लेयर से ही बना होता है। जैसे ये H2O मॉलिक्यूल्स है, ये कंसिडर करो कि ये फर्स्ट लेयर है, ये नीचे उसके सेकेंड लेयर होगा। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये फोर्स शियर फोर्स है, नीचे की जो प्लेट है तो ऑब्वियसली ये फिक्स्ड है। सो ये ट्राई करेगी कि वाटर को मूव नहीं होने देना है, लेकिन ये लिक्विड है। अगर हमने कंसिडर किया था वो बटर का ब्लॉक, वो सॉलिड था, तो वो इससे कंपैरेटिव में रेजिस्टेंस ज़्यादा अप्लाई करेगा। वाटर तो रेजिस्टेंस बहुत ही कम अप्लाई करेगा, इसीलिए तो इसे हमने डिफाइन किया है कि फ्लूइड कैन इजीली फ्लो एंड इट कैन इजीली डिफॉर्म। सो यहाँ से अगर हम इस वाटर के ऊपर से ये प्लेट मूव करने की कोशिश कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो पानी इजीली क्या हो जाएगा, स्लाइड हो जाएगा और इजीली मूव होने लगेगा, ओके। उसमें भी क्या हो जाएगा, जो ऊपर का लेयर है, जैसे ये पहला लेयर मैं बोल रहा हूँ, वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर ड्रॉपलेट्स, सो ये बहुत ही फास्ट, यानी यहाँ ऊपर से अगर मैं हाथ घुमा रहा हूँ तो ऑब्वियसली ऊपर वाला लेयर एकदम फास्ट मूव हो जाएगा। नीचे वाला लेयर थोड़ा रेजिस्टेंस देगा, लेकिन फिर भी ये लिक्विड है इसलिए वो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता नहीं, तो ये भी मूव होगा, लेकिन जैसे हमने वो बटर ब्लॉक में देखा वो कम मूव हो जाएगा। जैसे यहाँ पर दिखा है कि ये जो है ये पहली मूवमेंट है शियर फोर्स की, ये दूसरी, तीसरी, और अगर डेप्थ, वाटर की डेप्थ अगर ज़्यादा रहेगी तो ऐसे होगा कि मैं ऊपर से अगर हाथ मूव कर रहा हूँ तो उसके साथ में वो ऊपर वाला फ्लूइड मूव हो जाएगा लेकिन नीचे वाला नहीं होगा, तो इसे बोलते हैं शियर स्ट्रेस, ओके। मीन्स टेंजेंशियल फोर्स अगर हम अप्लाई करेंगे तो टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करने से क्या होता है, हम ट्राई कर रहे हैं कि एक लेयर दूसरे लेयर से सेपरेट करें। तो इन प्रैक्टिकल बहुत सिंपल है टू अंडरस्टैंड। अगर वाटर हम ऐसे रोटेट कर रहे हैं ग्लास में या निकाल भी रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल इसमें शहद है, शहद अगर हम स्पून से निकाल भी रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि शहद के लेयर्स कुछ लेयर से सेपरेट करके हम निकाल रहे हैं। सो दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ शियर फोर्स। सो एक सिंपल अंडरस्टैंड करने के लिए ये याद रखो कि लिक्विड अगर लिक्विड या गैसेस है उसे अगर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो इजीली डिफॉर्म हो जाता है, लेकिन वो फोर्स कौन सा होता है, वो शियर फोर्स होता है, क्योंकि वो टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, ओके। सो ये 3 पॉइंट्स हुए, जैसे ऑल गैसेस एंड लिक्विड्स आर फ्लूइड्स, एवरीथिंग दैट फ्लूइड कैन इजीली फ्लो एंड इट कैन इजीली डिफॉर्म विथ एप्लीकेशन ऑफ शियर फोर्स। नाउ as this fluid can easily flow and as it can easily deform, flow भी हो रहा है, easily deform भी हो रहा है, and उसकी बेसिस पर आप एक थर्ड स्टेटमेंट, फोर्थ स्टेटमेंट भी लिख सकते हो। क्या? fluid does not have definite shape। ऑब्वियसली अगर वो easily flow हो रहा है, डिफॉर्म हो रहा है तो डेफिनेट शेप है ही नहीं। अगर वाटर फॉर एग्जाम्पल ये पानी जिस ग्लास में डाल रहे इट विल टेक शेप ऑफ दैट ग्लास। शहद, इसमें शहद है, इट विल टेक अ शेप ऑफ दिस बॉटल। सो जिस कंटेनर में हम डाल रहे हैं फ्लूइड को उस कंटेनर का शेप वो फ्लूइड ले लेता है। तो वही स्टेटमेंट है कि फ्लूइड डज नॉट हैव डेफिनेट शेप बट इट कन्फर्म्स टू द शेप ऑफ द कंटेनर, ओके। सो फ्यू ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लूइड्स इन डे टू डे लाइफ, एयर, वाटर, हनी, मिल्क, ब्लड, और अगर कुछ कहीं पर कुछ जल रहा है तो ऑब्वियसली गैसेस जो बर्न होने के बाद जो गैसेस बाहर आ रहे हैं वो गैसेस भी क्या है, विच कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फ्लूइड्स। सो आई होप आपको फ्लूइड की कंसेप्ट समझ में आई होगी। अभी देखते हैं मैकेनिक्स क्या है। आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, मैकेनिक्स इज बेसिकली टू स्टडी द फोर्सेस ऑन बॉडीज को स्टडी करना है, लेकिन अभी ये टर्म मैकेनिक्स हम फ्लूइड के साथ यूज़ कर रहे हैं
तो उसका सिंपल मीनिंग क्या है? अ स्टडी ऑफ फ्लूइड्स, फ्लूइड्स का स्टडी करना। ओके, लेकिन अ स्टडी ऑफ फ्लूइड्स, सो फ्लूइड्स तो क्या होंगे? एक तो स्टेबल होंगे एट रेस्ट, या तो इन मोशन, मूवमेंट में होंगे। जैसे एयर है, ऑल द गैसेस आर मूविंग। ओके, अगर इसमें देखो ये एक एग्जांपल है जिसमें फ्लूइड मैंने एक बॉटल में रखा है, तो ये क्या है? स्टेबल है। सो वही है कि ऑफ स्टडी ऑफ फ्लूइड्स एट रेस्ट और इन मोशन। अगर एट रेस्ट है तो उसे कहा जाता है स्टैटिक्स, बिकॉज स्टेशनरी है, और अगर मोशन में है तो उसे डायनेमिक्स कहा जाता है। ओके, सो समटाइम्स फ्लूइड मैकेनिक्स को फ्लूइड डायनेमिक्स भी कहा जाता है। अगर उसकी वेलोसिटी 0 कंसिडर की जाए तो उसे फ्लूइड डायनेमिक्स भी कहा जाएगा। ओके, लेकिन डायनेमिक्स में भी 2 इंपॉर्टेंट टाइप्स है। जैसे पहला टाइप है काइनेमेटिक्स एंड दूसरा है काइनेटिक्स। इसमें भी ज़्यादा डीप में जाना नहीं है, जब अगले लेक्चर्स हम लेंगे तो उसमें ये कंसेप्ट, उसके बेसिस पर कुछ न्यूमेरिकल्स हम लेने वाले, तो आप ये समझ जाओगे। लेकिन सिंपल क्या है? काइनेमेटिक्स का मतलब है अगर कोई एप्लीकेशन है जिसमें आप सिर्फ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन का ही स्टडी कर रहे हो, सो उसका मतलब है आप काइनेमेटिक्स का स्टडी कर रहे हो उस एप्लीकेशन का। ओके, अगर आप फोर्स एडिशनली वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन के साथ में फोर्स भी स्टडी कर रहे हो तो आप काइनेटिक्स का भी स्टडी कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, जब कार वॉश होती है तो उसमें ये जो स्प्रे होता है, वाटर स्प्रे, उसकी वेलोसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है, एक्सीलरेशन वेलोसिटी। ओके, सो अगर आप इसकी एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी का ही स्टडी कर रहे हो, सो दैट इज कॉल्ड एज काइनेमेटिक्स। बट जनरली इस एप्लीकेशन में ये जरूरी है कि आप फोर्स भी स्टडी करो, क्योंकि प्रेशर क्या है, वाटर का प्रेशर क्या है, वो स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यू हैव टू स्टडी काइनेटिक्स ऑफ दिस एप्लीकेशन। ओके, जैसे आपने अगर सुना होगा कि वाटर का प्रेशर हम इससे भी बहुत ज़्यादा करेंगे तो इससे हम मटेरियल, मेटल भी कट कर सकते हैं, जिसे वाटर जेट मशीनिंग कहा जाता है। सो इस तरीके के एप्लीकेशंस में ये इम्पोर्टेंट है कि काइनेटिक्स का भी स्टडी किया जाए। ओके, सो ये सिंपल मैकेनिक्स है। नाउ विल टर्न टुवर्ड द डेफिनेशन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। अभी आपको समझने में बहुत आसानी होगी। तो ये फ्लूइड मैकेनिक्स की डेफिनेशन है, सेम है। फ्लूइड मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद, ये तो कॉमन रहेगा हर एक डेफिनेशन में। ओके, द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज टू स्टडी fluids or to study the behavior of fluids at rest और in motion, जो हमने मैकेनिक्स में देखा वही है। ओके, जैसे ये अलग अलग एप्लीकेशन है। हमने देखा था कि एक ग्लास में क्या है? वाटर है, तो एट रेस्ट है। अगर कोई फॉर एग्जांपल पाइप है, पाइप में वाटर मूव हो रहा है तो वो इन मोशन है। ओके, लेकिन इस डेफिनेशन को हम थोड़ा और भी स्पेसिफिक बना सकते हैं। आप इतनी भी डेफिनेशन लिख सकते हो, लेकिन उसे स्पेसिफिक बनाने के लिए आपको और एक पॉइंट इसमें ऐड करना है, वो है द इंटरेक्शन ऑफ फ्लूइड्स विद सॉलिड्स और अदर फ्लूइड्स एट बाउंड्रीज। मीन्स यहाँ पर मैं क्या डिफाइन कर रहा हूँ? फ्लूइड मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ फ्लूइड्स एट रेस्ट और इन मोशन। ओके, इस फ्लूइड का स्टडी करना है। ये क्या है? एट रेस्ट है। ये फ्लूइड क्या हो रहा है? इन मोशन है, मूव हो रहा है। तो ये ऑब्वियस है कि इसकी जो प्रॉपर्टी रहेगी इस फ्लूइड की प्रॉपर्टीज थोड़े अलग रहेंगे। ये जो फ्लूइड इसके यहाँ पर मूव हो रहा है, बिकॉज ये जो सरफेस है, जो सॉलिड पाइप का जो सरफेस है, वो पाइप का सरफेस क्या करेगा? इसकी मूवमेंट रेजिस्ट करेगा। सो ऑब्वियसली इसकी वेलोसिटी, जो इस पाइप के कांटेक्ट से फ्लूइड मूव हो रहा है, उसकी वेलोसिटी कम रहेगी कंपैरेटिव टू द सेंट्रल पार्ट। फॉर एग्जांपल, अगर और थोड़ा डेप्थ में जाए तो एक्चुअल ये प्रोफाइल से फ्लूइड मूव होता है। सबसे ज़्यादा वेलोसिटी सेंटर में होती है, उसके बाद इस तरीके से वेलोसिटी फ्लूइड की, ये एक प्रोफाइल है। तो ऑब्वियसली इसकी प्रॉपर्टीज़ अलग है, कुछ प्रॉपर्टीज़ फ्लूइड के अलग है, और जो कॉन्टैक्ट से मूव हो रहा है उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग है। थोड़ा सा फ्रिक्शनल फोर्स भी रहेगा, इसीलिए थोड़ी सी हीट भी जनरेट होगी। सो वही है कि फ्लूइड इन मोशन भी स्टडी करना है हमें,
फ्लूइड एट रेस्ट भी स्टडी करना है, एंड फ्लूइड इन इंटरेक्शन विद द सॉलिड्स जिसके कांटेक्ट में है वो भी स्टडी करना है। तो वही डेफिनेशन मोर स्पेसिफिक हो जाती है। इसलिए मैंने क्या लिखा, और द इंटरेक्शन ऑफ फ्लूइड्स विथ सॉलिड्स और अदर फ्लूइड्स एट बाउंड्रीज। ओके, समटाइम्स क्या है, वाटर है ग्लास में, उसके ऊपर मैंने अगर ऑयल डाला है तो ऑब्वियसली वो मिक्स नहीं होगा, तो वाटर एंड ऑयल के इंटरफेस की प्रॉपर्टीज भी थोड़े से अलग होंगे। तो ऐसा है कि विथ फ्लूइड्स, इंटरेक्शन विथ फ्लूइड्स भी हमें स्टडी करना है, एंड इंटरेक्शन ऑफ फ्लूइड्स विथ सॉलिड्स भी स्टडी करना है। सो ये एक परफेक्ट डेफिनेशन है दैट यू कैन राइट इन एग्जाम। ओके, सो आपको समझ में आया होगा कि फ्लूइड मैकेनिक्स कैसे डिफाइन करना है। अभी देखते हैं कि फ्लूइड मैकेनिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों ज़रूरी है, इट्स सिग्निफिकेंस, उसके सिग्निफिकेंस क्या है। सो व्हाई फ्लूइड मैकेनिक्स इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज फ्लूइड मैकेनिक्स इज एवरीवेयर। इफ़ यू ऑब्जर्व द एप्लीकेशंस, जैसे कि अगर पावर प्लांट्स है, विंड मिल्स है, बायोलॉजी में कुछ हार्ट वगैरह कुछ इक्विपमेंट्स प्रिपेयर करने या मैन्युफैक्चर करने हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में वेदर फोरकास्टिंग, उसके बाद अगर बिग मशीनरीज है बहुत सारे जो फ्लूइड के विसिनिटी में ऑपरेट हो रही है, उसके बाद ओशन इंजीनियरिंग है, विंड इंजीनियरिंग है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। सो एवरीवेयर वी मस्ट नीड टू स्टडी द फ्लूइड मैकेनिक्स। ओके, सो इसके सिग्निफिकेंस, टोटल 8 सिग्निफिकेंस हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जो पहले 3 सिग्निफिकेंस जो पॉइंट्स है सिग्निफिकेंस के, वो जनरलाइज्ड है, जैसे नेचुरल फेनोमेनॉन है, एनवायरमेंटल फेनोमेनॉन है, उसके लिए क्यों फ्लूइड मैकेनिक्स इंपॉर्टेंट है, एंड उसके बाद जो 5 है वो है एप्लीकेशन बेस पर। ओके, सो इस तरीके से याद रखना तो वो आसानी होगी। सो पहले इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस, टू अंडरस्टैंड अ नेचुरल फेनोमेनॉन फ्लूइड मैकेनिक्स इज इंपॉर्टेंट। नेचुरल फेनोमेनॉन, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे ओशन वेव्स है, विंड है, ह्यूमन बॉडी, इसे अंडरस्टैंड करने के लिए हमें क्या करना है, फ्लूइड मैकेनिक्स का स्टडी करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है वेदर फोरकास्टिंग एंड क्लाइमेट स्टडी। जैसे हम कभी कभी फोरकास्टिंग सुनते हैं कि अगले 3-4 दिन में बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है, मौसम ख़राब होने वाला है। सो वो कौन से बेसिस पे डिफाइन किया जाता है कि विंड डायरेक्शन, विंड पैटर्न्स, उसके बाद क्लाउड फॉर्मेशन, इस सब का पहले से ही क्या होता है, स्टडी होता है, उसका एनालिसिस होता है, उसके बेसिस पर ये फोरकास्टिंग की जाती है। ओके, सो उसमें भी फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। एंड जो थर्ड, वो भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, उसमें भी जैसे बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है, यहाँ पर आप देख सकते हो। सो वो जो चिमनी से धुआं बाहर आता है, वो धुआं कौन से हाइट से ही आपको छोड़ना है, वो भी एक्चुअली क्या है, फिक्स किया हो गया है एज पर रूल्स। ओके, अगर उस हाइट से ही वो, बिकॉज इसमें अलग अलग तरीके से टॉक्सिक गैसेस भी होते हैं, लेकिन उस हाइट के ऊपर से अगर आप वो धुआं ये चिमनी से बाहर आ रहा है तो ऑब्वियसली वो ऊपर चला जाएगा, वो सेटल नहीं होगा नीचे। सो ये भी है कि उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स है, कौन कौन से गैसेस वो हेवी है। एयर के कंपेयर, अगर एयर से हम कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली जो हेवी है वो क्या आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। सो उसका भी स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एक एग्जांपल है, जैसे व्हीकल से जो एग्जॉस्ट बाहर आता है, जैसे आपने सुना होगा कि BS4, BS6 ऐसे कुछ व्हीकल्स के नॉर्म्स आते हैं। सो उसका मतलब ये होता है कि अभी हम BS6 यूज़ कर रहे हैं, BS4 में क्या था, जो एग्जॉस्ट गैसेस बाहर आ रहे हैं उसमें CO2 होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। सो उसके परसेंटेज कंपैरेटिवली ज़्यादा थे। BS6 आने पर क्या हुआ, उसके परसेंटेज कम हो गए। अभी हम कहाँ पर टर्न हो रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक कंसेप्ट, जो इलेक्ट्रिक कार्स है वहाँ पर जा रहे हैं। उसका मतलब क्या है कि ज़ीरो एमिशन, वहाँ पर कोई गैसेस नहीं रहेंगे। सो वो जो PUC वगैरह है, वो PUC में यही है, ये मेजर किया जाता है कि आपकी जो व्हीकल है, आपकी व्हीकल में जो एग्जॉस्ट है, वो एग्जॉस्ट के बाहर एक मशीन लगाई जाती है, वो सेंस करती है कि इसमें CO2 कितना है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है, यानी जो एग्जॉस्ट बाहर आ रहा है वो उस लिमिट में है क्या, जो BS6 हम यूज़ कर रहे हैं उसके लिमिट में हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है
तो वो आपको पीयूसी सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर नहीं हो रहा है, फॉर एग्जांपल में भी अगर आप इंजन में पेट्रोल की जगह पर केरोसिन डाल रहे हो तो धुआं भी बहुत ज़्यादा आता है। धुआं ज़्यादा आता है उसका मतलब क्या है, उसके जो एलिमेंट्स है, गैसेस है, वो भी बहुत ज़्यादा होंगे तो पीयूसी में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, तो आपको पीयूसी नहीं मिलेगी। ओके, सो इसीलिए ये सब एप्लीकेशंस है जिसकी वजह से फ्लूइड मैकेनिक्स स्टडी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, ये तो 3 नेचुरल या एनवायरमेंटल फेनोमेना के लिए इम्पॉर्टेंट है। अभी देखते हैं एप्लीकेशन वाइज। जैसे पहले डिज़ाइन ऑफ मशीन स्ट्रक्चर, बहुत बड़े बड़े मशीन स्ट्रक्चर्स है जिसमें फ्लूइड है, जैसे व्हीकल का इंजन है, तो इंजन डिज़ाइन करने के लिए भी जो पिस्टन एंड सिलेंडर आता है उसमें भी क्या है, पिस्टन सिलेंडर में पेट्रोल मूव हो रहा है, डीजल मूव हो रहा है, तो किस तरीके से, किस स्पीड से मूव हो रहा है, सो उसके पावर पे क्या इफेक्ट होगा, ये सब कुछ डिज़ाइन, सब कुछ एनालाइज करने के बाद ही हम क्या करते हैं, वो इंजन डिज़ाइन करते हैं। तो ये एक एग्जांपल हुआ, लेकिन इसी तरीके से फ्लूइड के साथ जो मशीन्स ऑपरेट होते हैं, बड़े बड़े मशीन्स डिज़ाइन करने के लिए फ्लूइड मैकेनिक्स स्टडी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो इफिशिएंट मशीन स्ट्रक्चर, वो अगर आप अच्छे तरीके से स्टडी कर रहे हैं तो एक इफिशिएंट स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, एक अच्छा इंजन बना सकते हैं जिसकी हमें फ्यूल इकोनॉमी थोड़ी ज़्यादा मिलेगी। ओके, ये एक एग्जांपल हुआ। तो ये एक एप्लीकेशन हुआ डिज़ाइन ऑफ मशीन स्ट्रक्चर। सेकेंड, एनर्जी प्रोडक्शन। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर जिसमें फ्लूइड मैकेनिक्स का स्टडी करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज जो कुछ इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो रही है वो बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी डेवलप यहाँ से मिल रही है हमें, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है या विंड एनर्जी है उससे। सो ऑब्वियसली विंड एनर्जी, जो विंड टर्बाइंस है, वो अच्छी तरीके से डिज़ाइन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसीलिए वो स्टडी करना पड़ेगा कि वो विंड का जो स्पीड है वो स्पीड कितना है। इसलिए ज़्यादातर क्या होता है कि अच्छी इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करने के लिए जो विंड मिल होती है, वो विंड मिल ज़्यादातर बहुत ही ज़्यादा हाइट पहाड़ों पर लगाई जाती है, बिकॉज वहाँ पर विंड का स्पीड बहुत ज़्यादा होता है एंड वहाँ से हमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा मिल सकती है। बिकॉज इसमें भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट होती है, तो उसके अकॉर्डिंग वो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हो या आपका प्रोजेक्ट फेल ना हो जाए। तो वही है कि विंड स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड उसके अकॉर्डिंग आप उनके टर्बाइन वगैरह, जो टर्बाइन ब्लेड्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आप डिज़ाइन करोगे। विंड की स्पीड कितने है, उसके अकॉर्डिंग कैसे रखना है, उसकी डायरेक्शन क्या है। और सेम चीज़ है जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, जैसे पानी से हम टर्बाइन रोटेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, उसमें भी वही है कि अलग अलग टर्बाइंस, पम्प्स डिज़ाइन करने के लिए दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी द फ्लो ऑफ दिस वाटर, उसके बेसिस पे ही डिज़ाइन करेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है और सिग्निफिकेंस है फ्लूइड मैकेनिक्स का। नेक्स्ट है मेडिकल एप्लीकेशंस। अभी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसे भी दिया जा रहा है, बिकॉज बहुत सारे हमें पता है कि हमारे बॉडी में कुछ हम मेटालिक इम्प्लांट्स डालते हैं जैसे, और उसके बाद ये तो सबसे ज़्यादा एडवांस चीज़ है कि पूरा हार्ट ही हम क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। वो मैन्युफैक्चर करने के लिए ऑब्वियसली हमारे बॉडी फ्लूइड जो फ्लो हो रहा है उसका फ्लो रेट क्या है, जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसके प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसका फ्लो रेट क्या है, ये सब पहले स्टडी करना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में ही ये डिज़ाइन किया जा सकता है। ओके, सो इसीलिए मेडिकल एप्लीकेशंस में भी फ्लूइड मैकेनिक्स स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी है। देन एरोस्पेस एंड ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, इसमें तो एक्चुअली पूरी ही कार डिज़ाइन करना है। ओके, जो कार का शेप है, जैसे हमें पता है ये फॉर्मूला रेसिंग कार्स है या स्पोर्ट्स कार्स है, तो उनका शेप पूरा ही इस तरीके से होता है। ओके, उसे बोला जाता है एरोडायनेमिक शेप। हमारी जो रेगुलर कार है उनका शेप होता है इस तरीके से, यानी ये जो शेप है उसे बोलते हैं एरोडायनेमिक शेप। एयर, जब इसका व्हीकल का स्पीड, कार का स्पीड बहुत ही ज़्यादा होता है, तो ऑब्वियसली ये एयर इजीली यहाँ पर पास होनी चाहिए, उसे रेजिस्टेंस बहुत ही कम होना चाहिए, अदरवाइज फ्यूल भी बहुत ही ज़्यादा रहेगा और कार ज़्यादा स्पीड से मूव भी नहीं कर पाएगी। ये सेम कंसेप्ट एयरक्राफ्ट डिज़ाइन करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो इसीलिए ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में एंड एरोनॉटिकल इंडस्ट्री में भी फ्लूइड मैकेनिक्स को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है टू डिज़ाइन एयरक्राफ्ट्स एंड टू डिज़ाइन ऑटोमोटिव कार्स एंड इवन अदर व्हीकल्स। ओके,
नेक्स्ट है केमिकल इंडस्ट्रीज। एज वी टॉक्ड अबाउट, केमिकल इंडस्ट्रीज अलग अलग केमिकल हैंडल कर रही है, जो अलग अलग टैंक दिख रहे हैं, तो वो केमिकल के प्रॉपर्टीज़ क्या है, एसिडिक है, ओके। और उसके बाद अगर वो केमिकल बर्न हो रहा है तो किस टाइप का एग्जॉस्ट गैसेस जब बाहर आए, वो किस टाइप के एग्जॉस्ट गैसेस बाहर आ रहे हैं, उसका स्टडी करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कि अगर बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक गैस बाहर आ रहा है तो ऑब्वियसली वो इंडस्ट्री बैन हो जाएगी, वो अलाउ नहीं किया जाएगा एज पर रूल गवर्नमेंट पॉलिसीज, ओके। सो ये भी इसके लिए केमिकल इंडस्ट्री में तो ये कंटिन्यूसली इंस्पेक्शन होता है एट स्पेसिफिक इंटरवल्स, कि ये सब चीज़ें जो एग्जॉस्ट है, यहाँ पर जो कुछ चल रहा है, वो ये कुछ जो जैसे टैंक्स वगैरह, स्टोरेज टैंक्स वगैरह, उसमें कुछ रिएक्शंस वगैरह हो रही है, ये सब स्टडी करना एट स्पेसिफिक इंटरवल्स ज़रूरी है इन केमिकल इंडस्ट्रीज़ में, ओके। सो ड्रेनेज पाइप डिज़ाइन करने के लिए स्टोरेज टैंक एंड अदर केमिकल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स ऑल्सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू स्टडी फ्लूइड मैकेनिक्स। या 8 प्रॉपर्टीज़ है, वो काफ़ी है एग्जाम में लिखने के लिए भी एंड सिग्निफिकेंस फ्लूइड मैकेनिक्स के इंपॉर्टेंस अंडरस्टैंड करने के लिए भी। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स। हम हर एक प्रॉपर्टी की डेफिनेशन देखेंगे, सिंपल फार्मूला देखेंगे एंड उसका यूनिट देखेंगे। काफ़ी आसान तरीके से हम ट्राई करेंगे कि सारे प्रॉपर्टीज़ आपको समझ में आ जाए, ओके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।